हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने थर्मल एक्सपेंशन में देखा था कि किस तरीके से लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है, एरियल एक्सपेंशन और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, है ना। और तीनों का हमने फॉर्मूला लिखा था। तो लीनियर एक्सपेंशन क्या होगा, L इक्वल टू एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा टी, ए इक्वल टू ए नॉट इंटू वन प्लस बीटा डेल्टा टी, और V इक्वल टू वी नॉट इंटू वन प्लस गामा डेल्टा टी, है ना। और अल्फा बीटा गामा में ये तीन रिलेशन हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे निकलता है ना। अब हम आते हैं इसके एप्लीकेशंस पे, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में जहां जहां भी लेंथ, एरिया या वॉल्यूम वाला पार्ट होगा, है ना, वो जहां जहां पे चेंज होगा उसके हिसाब से थर्मल एक्सपेंशन वाला प्रॉपर्टी वहां पे भी यूज होगा, है ना। तो सबसे पहला चीज हमने कहां पे देखा था, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम में, है ना। तो आपने एसएचएम में पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला होगा, है ना। और वहां पे टाइम पीरियड क्या निकल के आता है ना। तो हमने पहले प्रीवियस लेक्चर में आप ये चीज कर चुके होंगे, है ना। तो ये एक रोप होता है और यहाँ पे एक बॉब लगा होता है ना। और ये इस तरीके से मूव करता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इसका लेंथ अगर L है ना, तो इस बॉब का टाइम पीरियड हम क्या लिख पाते थे। तो T इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई रूट ओवर L बाई जी, है ना। तो ये आपने पहले ये फॉर्मूला आपको याद होगा कि ये फॉर्मूला इस तरीके से काम करता है ना। अभी के लिए हम इसके लेंथ को L नॉट ले लेते हैं, है ना, कि इनिशियल लेंथ L नॉट है। अब अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है ना, तो ये लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, है कि नहीं। और जब ये इंक्रीज करेगा तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका ये लेंथ इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो मान लेते हैं कि क्योंकि हमने T जो है वो टाइम पीरियड के लिए यहां पे यूज कर लिया है, तो हम यहां पे टेम्परेचर के लिए डेल्टा थीटा यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज। तो अगर टेम्परेचर डेल्टा थीटा से चेंज हो रहा है तो टाइम पीरियड एल नॉट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और एल नॉट अगर चेंज हो गया तो उसके हिसाब से टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो नया टाइम पीरियड हम क्या लिख पाएंगे, टी डैश, है ना। और इस टाइम पीरियड को हम टी नॉट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो टी डैश हम क्या लिख पाएंगे, 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी, है ना। और ये एल कौन सा एल होगा, अब न्यू लेंथ जो होगा वो वाला एल लेंगे हम, है ना। तो एल अब क्या लिखेंगे, तो अगर हमारे पास लेंथ, रोप का लेंथ एल दिया हुआ है ना, और इसका अल्फा हमें दिया हुआ है, लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। तो एल की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा, और टेम्परेचर चेंज कितना हो रहा है, थीटा का। तो ये हमने पुट कर दिया। अब इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आती है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर एल की जगह पे क्या हो जाएगा, एल नॉट इंटू वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय जी, है ना। देखो यहां से एल नॉट और जी को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट ओवर एल नॉट बाई जी, और यहां पे मल्टीप्लिकेशन में कौन सा टर्म आ गया, रूट ओवर वन प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, क्लियर है। और फिर से आपको अगर हम ये एज्यूम कर लें कि अल्फा डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 से कम है ना, तो यहां पे हम बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज कर पाएंगे, है ना। तो अगर हम ये एज्यूम करते हैं, तो अगर ये हम एज्यूम कर पा रहे हैं तो यहां से हम क्या लिख पाएंगे, फिर से 2 पाई रूट ओवर एल नॉट जी, और इसको हम क्या लिख पाएंगे, अल्फा थीटा टू द पावर हाफ, है ना। और अगर ये चीज सेटिस्फाई होता है तो ये पावर कहां पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा इसके, तो क्या लिखेंगे, 2 पाई रूट ओवर एल नॉट जी वन प्लस
हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, और ये वैल्यू क्या है, टी नॉट है ना, तो इसको हमने टी नॉट लिखा 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो हमारे पास जो नया टाइम पीरियड है वो क्या हो गया, इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगा, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम, क्योंकि यहां पे लेंथ इंक्लूडेड था, है ना, इस वाले फॉर्मूले में लेंथ था हमारे पास, तो लेंथ टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, है ना, और उसके हिसाब से हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, अब चेंज हो जाएगा, है ना। कभी कभी हमसे क्या पूछा जाता है कि फ्रैक्शन चेंज कितना होगा इन टाइम में, है ना, तो यहां पे लिखते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम। ठीक है, तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम का मतलब क्या हो गया, इसको हम एफ से डिनोट कर रहे हैं, तो टी डैश माइनस टी नॉट अपॉन टी नॉट। ठीक है, तो यहां से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और टी नॉट को इस तरफ लेके आएंगे और फिर टी नॉट से डिवाइड करेंगे, तो ये टर्म बचेगा, और इस टर्म की वैल्यू किसके इक्वल होगी, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल चेंज है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, तो आप ये चीज कैलकुलेट करके आंसर निकाल पाओगे, है ना। तो जो चीजें अल्फा बीटा और गामा इफेक्ट हो रहा है जिस प्रॉपर्टी से, अगर उसमें कोई चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज के साथ वो प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन था कि टाइम पीरियड क्या होता है, टेम्परेचर पे डिपेंडेंट हो जाता है क्योंकि लेंथ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एप्लीकेशन है बायमेटेलिक स्ट्रिप। ठीक है, तो बायमेटेलिक स्ट्रिप में क्या होगा कि जैसे बायमेटेलिक स्ट्रिप मतलब क्या हो गया कि हमारे पास दो मेटल के स्ट्रिप होंगे, है ना, तो एक ये स्ट्रिप है और एक इसके नीचे ये दूसरा स्ट्रिप है। ठीक है, और दोनों स्ट्रिप का लीनियर एक्सपेंशन अलग अलग है ना, तो दोनों का इनिशियल लेंथ एल नॉट मान लेते हैं कि दोनों सेम लेंथ का था, लेकिन इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 1 है और इसका लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2 है ना। तो लीनियर एक्सपेंशन अलग होने से क्या फर्क पड़ेगा, है ना, तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब वो टेम्परेचर के साथ ज्यादा सेंसिटिव है, इसका मतलब वो वाला पार्ट क्या होगा, ज्यादा जल्दी एक्सपेंड करेगा, है ना। तो यहां पे हम अभी के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि अल्फा 1 ग्रेटर देन अल्फा 2 है, तो अगर अल्फा 1 अल्फा 2 से ज्यादा होगा और अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, है ना, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या दोनों में लीनियर एक्सपेंशन होगा, ये दोनों जो मेटल है ये एक दूसरे से ज्वाइंट है। ठीक है, तो यहां से कोई गैप नहीं है बीच में। ठीक है, तो अब सोचो कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होगा, क्या दोनों मेटल स्ट्रिप जो है ना, एक ये मेटल स्ट्रिप है और एक ये मेटल स्ट्रिप है, तो क्या दोनों मेटल स्ट्रिप एक साथ लेंथ में इंक्रीज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों का अल्फा की वैल्यू अलग अलग है, अगर अल्फा की वैल्यू सेम होती तो दोनों एक सिंपल लेंथ में मूव करता, लेकिन क्योंकि दोनों का अल्फा अलग अलग है तो ये ज्यादा तेजी से एक्सपेंड करेगा और ये कम तेजी से एक्सपेंड करेगा, है ना, और इसी कम या ज्यादा, एक ज्यादा तेजी से एक्सपेंड कर रहा है और एक कम स्पीड से कर रहा है, तो दोनों क्या होगा, ए इस टाइप से बेंड कर जाता है ना। तो आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा कि ये जो दोनों मेटल स्ट्रिप था वो दोनों मेटल स्ट्रिप अब एक स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर पाएगा, है ना, तो दोनों क्या कर जाते हैं, इस तरीके से बेंड कर जाएगा, है ना। तो क्योंकि छोटा वाला जो नीचे वाला था वो कम एक्सपेंड करेगा, है ना, और ऊपर वाला ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, तो इस टाइप से क्या बन जाएगा, ये एक शेप फॉर्म हो जाता है ना। तो जब इस टाइप से अलग अलग मेटल स्ट्रिप होगा, है ना, ये क्योंकि ज्वाइंट था इसलिए ये शेप इस टाइप का क्रिएट हो गया, है ना। तो जब इस टाइप का शेप क्रिएट हो गया तो अब देखो ये एंगल को हम अगर थीटा मान लेते हैं, ठीक है, और यहां से ये वाला डिस्टेंस को हम रेडियस आर बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये रेडियस आर है ना, और एक चीज और एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों का
ये मिड पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है ना, ये W है। क्लियर है ना। तो दोनों का बीच का मिड पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, W है। अब जब ये एक्सपेंड करेगा तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, L1 हो जाएगा, और ये लेंथ कितना हो जाएगा, नीचे वाला लेंथ L2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों अलग, अल्फा अलग अलग है, तो L1 और L2 क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब हम L1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो L1 को हम क्या लिख सकते हैं, L1 इक्वल टू, अब क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है तो हम डायरेक्टली वो वाला लीनियर वाला एक्सपेंशन नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो ये क्योंकि कर्व पाथ है, तो ये कर्व पाथ का लेंथ कितना है, L1 है, तो L1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सोचो। तो L1 हम कितना लिखेंगे, R इंटू थीटा, नहीं है, ये जो आपने पहले ये पढ़ा होगा कि एक आर्क लेंथ कितना होता है, तो अगर ये रेडियस R है और ये एंगल थीटा है, तो ये टोटल लेंथ कितना आ जाएगा, कितना होगा, L इक्वल टू R थीटा, है कि नहीं। तो ये लेंथ कितना हो गया हमारा, L इक्वल टू R थीटा। तो सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, है ना। तो किस तरीके से यूज करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम ये नीचे वाला लेंथ लिखते हैं। तो नीचे वाला लेंथ क्या है, L2 है, तो L2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इंटू थीटा, है ना। तो ये टोटल लेंथ R है, L है, तो ये कितना हो जाएगा, R इंटू थीटा, है कि नहीं। और ये L2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, है ना। तो क्योंकि टोटल लेंथ जो था पहले L0 था, तो L0 इंटू 1 प्लस एल्फा, मान लो टेम्परेचर में चेंज डेल्टा T का हुआ है, तो ये कितना हो गया, अल्फा 2 डेल्टा T, है ना। तो ये L2 का लेंथ हो गया। तो ये इस कर्व वाले पार्ट से भी वही लेंथ आना चाहिए जो एक्सप्रेशन से आ रहा होगा, है कि नहीं। और वैसे ही हम L1 लिख सकते हैं। तो L1 का लेंथ कितना लिखेंगे हम, ठीक है, L1 हम कितना लिखेंगे, तो L1 देखो कितना होगा, यहां से हमें ये W लेंथ हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हमने यहां से ये वाला लेंथ R लिया है, ठीक है, ये टोटल लेंथ यहां से यहां तक R है, ठीक है। तो जब ये लेंथ लिखेंगे तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये भी R प्लस W, टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, ये R और ये प्लस W लेंथ, हम इसके मिड पॉइंट तक का लेंथ देख रहे हैं, है ना। तो ये मिड पॉइंट तक का रेडियस R है, तो R प्लस W इंटू थीटा, और ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, L0 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T, है ना। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास अननोन चीजें क्या क्या है, हमें रेडियस R नहीं पता है और थीटा नहीं पता, बाकी W हमें दिया होगा, L0 हमें पता है, अल्फा 1 अल्फा 2 पता है। तो इन दोनों को सॉल्व करके हम R और थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, क्लियर है। तो ये चीज हम यूज करते हैं इस टाइप के बायमेटेलिक स्ट्रिप को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चंस करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ, तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि ये कैसे यूज हो रहा है, क्लियर। थर्ड एप्लीकेशन है ना, एक्सपेंशन ऑफ कैविटी, ठीक है। तो अब मान लो कि हमारे पास ये एक शीट है, ठीक है, और ये शीट के अंदर क्या है, एक कैविटी है, ठीक है। कैविटी मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इस शीट के इस वाले पार्ट को काट के निकाल दिया है, तो सिर्फ इस वाले पार्ट में मटेरियल है ना, और इस वाले पार्ट में कुछ भी नहीं है। तो अब बताओ कि जब हम इसके टेम्परेचर को चेंज करेंगे, तो टेम्परेचर जब चेंज होगा तो ये कैविटी क्या होगा, है ना। तो अगर हम टेम्परेचर को डेल्टा थीटा से चेंज करना है, ठीक है, और इंक्रीज करना है, तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं डेल्टा थीटा से, तो ये कैविटी क्या होगा, ये कैविटी का जो ये डायमीटर है, ठीक है, ये टोटल डायमीटर हम D एज्यूम कर लेते हैं, तो ये D क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, है ना। तो आपको ये लग रहा होगा क्योंकि ये शीट है, मेटल शीट है,
तो अगर ये एक्सपेंड करेगा तो ये अंदर वाला पार्ट छोटा होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये इस तरफ से भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो कैविटी भी क्या होगी, इंक्रीज ही करेगी। कैसे ये समझ में आएगा, है ना। तो कैविटी को अगर हम ये एज्यूम कर ले कि इस कैविटी की जगह पे इसी मटेरियल को हम यहाँ पे पुट कर देते या इसमें फिक्स कर देते, है ना, तो इसी चीज को, इसी एक्सपेरिमेंट को जो कैविटी के साथ था उसको हम इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि पहले यहाँ पे कंप्लीटली मटेरियल भरा हुआ था, हमने डेल्टा थीटा चेंज करने के बाद फिर से कैविटी काट के निकाल दिया, क्लियर ही नहीं, है ना। और अगर यहाँ पे मटेरियल होता तो वो मटेरियल भी क्या करता, एक्सपेंड ही करता, है कि नहीं, क्योंकि टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मटेरियल फिल अगर हम करते तो वो भी क्या होता है, एक्सपेंड ही होता है ना। तो इस केस में ये कैविटी भी क्या करता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। तो पॉइंट बना के लिख लेते हैं, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड द डायमीटर ऑफ कैविटी ऑल्सो इंक्रीजेज, है ना। और डायमीटर हम क्या लिख पाएंगे, तो नया डायमीटर क्या हो जाएगा, डी नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, है ना, क्योंकि लेंथ में ही इसका चेंज होगा, क्लियर है। तो ये हम इस तरीके से कैविटी का एक्सपेंशन करते हैं, है ना। और ये पॉइंट ध्यान रखना है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो कैविटी का डायमीटर भी इंक्रीज होगा और रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही इसका नेक्स्ट एप्लीकेशन होता है कि अगर यही सेम टाइप की चीजें अगर हम वॉल्यूम के टर्म में सोचे, ठीक है, तो अगर मान लो कि हमारे पास ये एक वेसल्स है, ठीक है, और इस वेसल में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है, और इस वेसल है ना, मेटल का वेसल है, तो इस वेसल का अपना कुछ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगा क्योंकि ये 3D फिगर है ना, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो ये 3D फिगर है, तो गामा वेसल का भी होगा, है ना, और गामा लिक्विड का भी होगा, है कि नहीं, क्योंकि लिक्विड भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और वेसल भी मेटल का बना हुआ है, तो ये भी एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है। अभी के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि लिक्विड का गामा जो है वो वेसल्स के ज्यादा है ना। तो लिक्विड का गामा ज्यादा होने से मतलब क्या होता है कि अगर आप सेम टेम्परेचर इंक्रीमेंट करोगे तो लिक्विड क्या होगा, ज्यादा एक्सपेंड करेगा, वेसल क्या होगा, कम एक्सपेंड करेगा। तो अभी के लिए अगर मान लो कि ये हमारा लेवल है, ठीक है, ये हमारा इनिशियल लेवल है, और अगर हमें ये चीज दिया हुआ है कि गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन गामा ऑफ वेसल, ठीक है, तो अब बताओ कि इफ डेल्टा टी टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ठीक है, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो ये जो लेवल है, ये लेवल क्या होगा, बढ़ेगा या कम होगा, है ना। तो यहां से देखो, क्योंकि डेल्टा टी इंक्रीज किया तो लिक्विड का ज्यादा एक्सपेंशन होगा या वेसल का ज्यादा एक्सपेंशन होगा, है ना। एक्सपेंशन दोनों का होगा लेकिन लिक्विड का ज्यादा होगा और वेसल्स का इसके रिस्पेक्ट में कम होगा, है ना। तो ओवरऑल देखोगे तो गेन किसको मिलेगा, लिक्विड को मिलेगा, है ना। तो यानी लिक्विड इससे कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्लियर है। तो इस केस में क्या होगा, लिक्विड लेवल क्या हो जाएगा, लिक्विड लेवल राइजेज, क्लियर है। और अगर ये केस होता कि गामा ऑफ लिक्विड लेस देन गामा ऑफ वेसल, है ना, यानी वेसल का गामा ज्यादा होता, लिक्विड का कम होता, तो गेन किसे मिलता, वेसल को मिलता, है ना। गेन मिलने का मतलब क्या हो गया कि वेसल लिक्विड के रिस्पेक्ट में ज्यादा एक्सपेंड कर जाता, है ना। तो ये एक्सपेंड करेगा तो लिक्विड का लेवल क्या हो जाएगा, लिक्विड लेवल ड्रॉप्स, है ना, और फॉल्स, क्लियर है। तो ये रिलेशन आपको अभी समझ में आ रहा है अभी कि किस तरीके से हम गामा के बेसिस पे लिक्विड का हम देख पा रहे हैं कि किसको हमें
राइज करेगा या फॉल करेगा, है कि नहीं। तो ये भी एक एप्लीकेशन होता है, ठीक है। वैसे ही एक और एप्लीकेशन होता है, क्योंकि हमें ये पता है कि वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है ना। गामा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, है ना, गामा के बेसिस पे डिपेंड करेगा। और क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है ना। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो रो को हम क्या लिख पाएंगे, m बाई वी, है ना। और m बाई वी के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, अगर मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर V नॉट है तो 1 प्लस गामा डेल्टा टी, है कि नहीं। तो देखो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा वॉल्यूम रो क्या हो जाएगा, है ना। तो अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, और रो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और डेंसिटी में, क्लियर है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। और रो जो बॉयसी फोर्स होता है वो भी किस पे डिपेंडेंट करता है, रो पे डिपेंड करता है, याद होगा आपको, है ना। तो मान लो कि हमारे पास ये एक वेसल है, ठीक है, और इसमें ये लिक्विड हमने डाला हुआ है, और इसमें कोई एक मेटल है जो फ्लोट कर रहा है, ठीक है। ये इस पे फ्लोट कर रहा है, यानी इसका इतना पार्ट पानी के अंदर में है और इतना पार्ट ऊपर में है, ये इसमें फ्लोट कर रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि गामा ऑफ जो सॉलिड है ना, ये हमारा सॉलिड है, और गामा ऑफ लिक्विड है, ठीक है। तो लिक्विड का मान लो कि हमारा गामा ज्यादा है, ठीक है। तो अब बताओ इस केस में अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो ये जो सबमर्ज्ड वॉल्यूम है ना, ये सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अब सोचो क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है, तो फ्लोट करने के लिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज भी करेंगे तो भी ये फ्लोट ही करता रहेगा, है ना। तो ओवरऑल इसे फ्लोट ही करना है हमेशा के लिए, है ना। और फोर्स ऑफ बॉयंसी हम क्या लिखते हैं, रो वी जी, याद होगा आपको, है ना। तो अब देखो ये रो किसका रो होता है, लिक्विड का, और ये वॉल्यूम किसका होता है, सॉलिड का, ठीक है। अब देखो क्योंकि गामा किसका है, जो गामा की वैल्यू है वो गामा लिक्विड का क्या है, ज्यादा है कि नहीं। तो अगर गामा लिक्विड का ज्यादा है इसका मतलब वॉल्यूम, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, वॉल्यूम का जो एक्सपेंशन होगा, है ना, वॉल्यूम एक्सपेंशन ये किसका ज्यादा होगा, लिक्विड का ज्यादा होगा, है कि नहीं। और अगर वॉल्यूम एक्सपेंशन ज्यादा होगा तो रो इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। किसका रो कम हो जाएगा, लिक्विड का। तो अगर लिक्विड का रो कम हो गया तो ये देखो लिक्विड का रो कम हो गया। तो अगर लिक्विड का रो कम हो जाएगा, लेकिन हमें ये इस मेटल को क्या करना है, फ्लोट ही करवाना है कि नहीं, ये इस पे फ्लोट ही करता रहेगा। तो क्योंकि फ्लोट करना है और ये वाला पार्ट कम हो चुका है, तो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए वॉल्यूम सबमर्ज्ड क्या हो जाएगा, और जो सॉलिड का वॉल्यूम है जितना पार्ट सबमर्ज था वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि ये कम हो चुका है तो इस पार्ट को बढ़ना पड़ेगा, तभी ये इसमें फ्लोट करता रहेगा, है ना, नहीं तो ये क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो हमने पहले ये एज्यूम किया है कि ये इसमें हमेशा फ्लोट कर रहा है। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सबमर्ज्ड वॉल्यूम क्या होगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा, है कि नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, सबमर्ज्ड वॉल्यूम विल इंक्रीज, क्लियर है। आपको ये चीज अब समझ में आ रहा होगा कि अगर हम इस टाइप से अगर रिलेशन दिया हुआ है तो बस आपको बॉयल्सी फोर्स से रिलेट करके देखना है कि ये चीजें क्या होगा, क्लियर है। इसी का एक और एग्जांपल है कि अगर मान लो हम यहां पे एक लिक्विड में, है ना, यहां पे स्प्रिंग के थ्रू एक वेट को लटका देते हैं, ठीक है।
और अब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो अब बताओ क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, है ना, वेट इसका बढ़ेगा या कम होगा। तो फिर से हमें यही चीजें सोचना है ना। जैसे ही अगर मान लो सेम कंडीशन है लिक्विड का, है ना, तो जैसे ही लिक्विड का गामा ज्यादा होगा तो उसका डेंसिटी कम हो जाएगा, और जैसे ही डेंसिटी कम हुआ तो फोर्स ऑफ बॉयंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ बॉयंसी कम होगा तो इसका वेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो टी ज्यादा होगा तो इसका वेट क्या कर जाएगा, इस वाले पार्ट का जो रीडिंग आएगा वो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद और बढ़ जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज आपको अब समझ में आ रही है किस तरीके से टेम्परेचर चेंज के साथ वॉल्यूम, डेंसिटी, है ना, और लेंथ वगैरह चेंज हो रहा है। क्लियर है। ये चीज एक नॉर्मल लिक्विड के केस के लिए होता है, ठीक ना, लेकिन वाटर का एक कंप्लीटली डिफरेंट केस होता है। ठीक है, तो वाटर, पर्टिकुलरली वाटर के केस के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान देके इसको रखना है कि कैसे वाटर में ये सब चीजें चेंज होता है। ठीक है, तो वाटर का हम एक केस डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वाटर के लिए क्या होता है, वाटर के लिए वाटर का टेम्परेचर, है ना, वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसका टेम्परेचर के साथ रिलेशन किस टाइप का होता है ना, तो ये कुछ इस टाइप का रिलेशन शो करता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, ये मिनिमम कहां पे मिलेगा हमें, तो ये टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये 4 डिग्री सेल्सियस होता है कि नहीं। इसी पॉइंट पे रो कितना होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, तो जो हम वाटर की डेंसिटी लिखते हैं, है ना, वो वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम डेंसिटी होती है, और वो डेंसिटी हम सिर्फ कहां पे लेते हैं, 4 डिग्री सेल्सियस पे ही लेते हैं, है ना। तो यहां पे क्या होता है एक्चुअली में, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो स्टार्टिंग में वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज करता है, और उसके बाद 4 डिग्री के बाद वाटर का वॉल्यूम इंक्रीज करता है ना। और अगर हम इसको डेंसिटी के साथ टेम्परेचर को प्लॉट करें, है ना, तो इस पॉइंट पे 4 डिग्री सेल्सियस है ना, तो यहां पे हमें डेंसिटी कितनी मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। क्लियर है। तो ये वाटर का ये नेचर होता है। क्लियर है। तो वाटर का ये नेचर हमें ध्यान रखना है, वाटर सिंपली टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इंक्रीज नहीं करता है, पहले क्या करता है, डिक्रीज करता है, उसके बाद वॉल्यूम उसका फिर इंक्रीज करता है। और डेंसिटी के टर्म में सोचोगे तो पहले वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, उसके बाद वॉल्यूम, डेंसिटी डिक्रीज करना स्टार्ट होता है। ठीक है, मान लो अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि एक वेसल्स में हमने वाटर रखा हुआ है 0 डिग्री टेम्परेचर पे, है ना, तो इनिशियली वाटर हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है, और अगर हमें इसको हीट देके हमें इसे टेम्परेचर हम इसको बढ़ा रहे हैं कहां तक, 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम बढ़ाएंगे तो इसका वाटर लेवल क्या करेगा, है ना, क्या वाटर लेवल, जैसे जैसे हम नॉर्मली लिक्विड में क्या होता है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम भी एक्सपेंड करने लगता है, लेकिन वाटर का एक पर्टिकुलर केस होता है। ठीक ना, तो ये कंप्लीटली हमारे पास वाटर है। तो वाटर के केस में अगर हम 0 से 10 तक जा रहे हैं तो 0 से 10 डिग्री तक में क्या होगा, पहले 0 डिग्री से कहां तक जाना पड़ेगा, 4 डिग्री सेल्सियस तक, और 4 डिग्री से फिर कहां तक जाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस तक। क्लियर है। और इस वाले पार्ट में क्या होगा, वॉल्यूम क्या करेगा, यहां पे क्या होगा, वॉल्यूम पहले इंक्रीज करेगा, है कि नहीं, सॉरी 0 से 4 में वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है ना, ग्राफ याद होगा। तो इस वाले पार्ट में जब हम टेम्परेचर को 0 से 4 तक लेके आएंगे तो 0 से 4 के बीच में वाटर का वॉल्यूम क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और डिक्रीज कर जाएगा तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, वाटर लेवल ड्रॉप्स, और 4 से आगे फिर से ये नॉर्मल बिहेवियर शो करने लगता है। तो यहां से आगे फिर वाटर लेवल क्या कर जाएगा, लेवल इंक्रीज कर जाएगा।
ठीक है। तो अगर हम 0 डिग्री पे तुम वाटर को हीट करना स्टार्ट करोगे तो पहले वाटर लेवल कम होगा और फिर ज्यादा होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये वाटर का एक स्पेशल केस होता है, इसको हमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है। वैसे ही एक और एप्लीकेशन होता है जिसे बोलते हैं 6th पॉइंट, जिसे बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो थर्मल स्ट्रेस अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो क्या होगा, तो थर्मल स्ट्रेस का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास मान लो ये दो क्लैंप है। ठीक है, और इस क्लैंप के बीच में हमने एक रॉड को इस तरीके से डाल दिया है। ठीक है, तो ये हमारा रॉड है। ठीक है, इस रॉड का हमें एरिया ए दिया हुआ है, लेंथ एल नॉट दिया हुआ है। ठीक है, इसका लीनियर एक्सपेंशन हमें अल्फा दिया हुआ है ना, और इसका यंग्स मॉडुलस भी हमें y दिया हुआ है। याद होगा आपको, यंग्स मॉडुलस इसका y है। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, और कितना टेम्परेचर चेंज किया हमने, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज किया। तो अगर डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं तो इसमें कितना स्ट्रेस जो डेवलप होगा, है ना, स्ट्रेस आपको याद होगा, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो किसके कारण हो रहा है, टेम्परेचर के कारण। तो इसलिए हम इसको थर्मल स्ट्रेस बोल रहे हैं। तो यहां पे जो स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल स्ट्रेस। तो अब ये बताओ स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है ना, तो ये चीज हमने पहले किया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की वैल्यू किसके इक्वल होती है, यंग्स मॉडुलस के इक्वल। तो यहां से हम स्ट्रेस निकाल सकते हैं, है ना, तो स्ट्रेस क्या होगा, y इंटू स्ट्रेन। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। और स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन का फॉर्मूला आपको याद होगा, डेल्टा एल बाई एल, है कि नहीं, डेल्टा एल बाई एल, और ये एल क्या होगा, एल नॉट, इनिशियल एल नॉट। तो हम जो डेल्टा एल की वैल्यू हम क्या लिख पाएंगे, तो अगर इसमें डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज हुआ है, एल नॉट इनिशियल लेंथ था, तो इसमें लेंथ हम कितना लिख पाएंगे, एल नॉट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल माइनस एल नॉट कितना हो जाएगा, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू हम कितना लिख पाएंगे, एल नॉट इंटू एल्फा डेल्टा टी, है ना। तो यहां से एल नॉट, डेल्टा एल बाई एल नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल्फा डेल्टा टी। क्लियर है। तो यहां पे अगर हम इसको पुट कर देंगे तो स्ट्रेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इंटू एल्फा डेल्टा टी, है ना। और यही क्या है हमारे पास, थर्मल स्ट्रेस। तो यही थर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है ना। तो इसको हम थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर के कारण ये स्ट्रेस टेम्परेचर के कारण डेवलप हुआ है ना। और अगर हमें स्ट्रेस पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, फोर्स भी निकाल सकते हैं, है ना। तो उसको आप, अगर यहां से हमें फोर्स निकालना हो तो स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे, एफ बाई ए इक्वल टू एल्फा वाई अल्फा डेल्टा टी। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई अल्फा डेल्टा टी इंटू ई, है ना। तो ये कौन सा स्ट्रेस होगा, क्योंकि ये दोनों कंप्रेस्ड हो रहा है तो इसको हम कंप्रेशन का फोर्स बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा एप्लीकेशंस है, इन्हीं पे बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से थर्मल स्ट्रेस वगैरह डेवलप होता है, तो किस तरीके से हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है। तो आई होप कि यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम स्ट्रेस स्ट्रेन वगैरह सब कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इसी केस में अगर इसको डेल्टा टी टेम्परेचर के साथ अगर डिक्रीज भी करते, है ना, अगर इसको हम कूल करते डेल्टा टी टेम्परेचर के साथ, तो भी यही रिजल्ट आता है ऑलमोस्ट, है कि नहीं। तो देख लेना क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है, उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा एप्लीकेशंस ऑफ टेम्परेचर
एप्लीकेशंस ऑफ जो थर्मल एक्सपेंशन है वो चीज हमने देखा कि कैसे ये कैलकुलेट होता है ना, और थर्मल एक्सपेंशन का कहाँ कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम अपने स्टार्टिंग वाले हीट वाले पार्ट को उसी को और स्टडी करेंगे और कैलोमेट्री वगैरह स्टडी करेंगे, कैलोमेट्री किस तरीके से वर्क करता है ना। तो पहले हम हीट देखेंगे कि हीट कैसे इफेक्ट करता है ना, और मेनली हम लोग आइस और स्टीम का केस ही चेक करेंगे, है ना। तो कैलोमेट्री वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। ओके, बाय।